गाइस, आज हमारी लास्ट क्लास है फंडामेंटल राइट्स की। आज हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 32। ये हमारा हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस वाले राइट को जो है हार्ट एंड सोल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब तक हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 25 to 28, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 29 to 30। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट फंडामेंटल राइट्स। आज हमारी लास्ट क्लास है फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 31 आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 31 कहाँ गया। पहले आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको फिर डिलीट कर दिया था फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इस वाले आर्टिकल में ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तो जिस वाले राइट से हमारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड हैं उस वाले राइट को ही फंडामेंटल राइट बना दिया, इसलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कि भाई हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं। तो मैंने बताया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर वायलेट होते हैं तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, पर हमारे पास प्रिविलेज होता है, एक जो है एडवांटेज होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कि हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। कभी कभी एसएससी वाले में या स्टेट पीएससी वाले में पूछ लिया जाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कौन से वाले राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो याद रखिएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आगे यही लिखा हुआ है, राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इट इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। वही कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें, जिस वाले राइट से प्रोटेक्टेड रहते हैं फंडामेंटल राइट, उस वाले राइट को ही फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, इसी की वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हमारा जो आर्टिकल 32 है वो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आपको मैंने कई बार बता चुका है कि बेसिक फीचर में क्या क्या पार्ट है। इसमें केशवानंद भारती केस है, वो मैं पढ़ा दूंगी एक क्लास में। तो हमारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है उसमें क्या क्या पावर होती है हमारे पास, कि क्या क्या रेमेडीज़ हम ले सकते हैं अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन होता है, वो वायलेट होते हैं। तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, कि भाई हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देगी कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुए हैं उनको इन्फोर्स किया जाए, उनको लागू किया जाए हमारे फंडामेंटल राइट्स को। वो जो ऑर्डर है उनको हम रिट्स बोलते हैं, बस वर्ड याद रखिएगा। रिट्स क्या होता है, रिट्स वो ऑर्डर होते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताती है कि वो जाहिर करती है कि जो हमारे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं उनको इन्फोर्स कर दिया जाए, मतलब लागू कर दिया जाए। तो वो रिट्स कौन कौन से होते हैं, 5 रिट्स होते हैं। इनके नाम पहले सब थोड़े यूनिक नेम है, अजीब सा नेम है। स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, पर एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो वो रिट्स कौन कौन से हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। ठीक है, सो हाई कोर्ट भी ये वाले रिट्स इशू करती है। अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात हम पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। तो वो जो रिट्स इशू करती है कोई भी कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट है हमारी जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो रिट्स इशू करती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, वो होते हैं हमारे 5 रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। ठीक है, अब एक और है कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड। कि भाई पार्लियामेंट जो है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, एक हमारे हाई कोर्ट भी रिट्स इशू करती है। तो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि वो रिट्स इशू करे। हालांकि अब तक पार्लियामेंट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही अलाउ किया है, पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से कोर्ट हमारे रिट्स इशू करते हैं। अंडर आर्टिकल 32 हमारे जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेंगी, और जो हाई कोर्ट की पावर होती है रिट्स इशू करने के लिए वो आती है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है,
और जो पर आर्टिकल 32 वाला जो है वो फंडामेंटल राइट है हमारी सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर हम वायलेट हमारा जो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसको रिट्स इशू करने ही पड़ेंगे। पर हाँ, अगर हम फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं फिर हम उनके अपील के लिए, उनके इन्फोर्समेंट के लिए, उनको लागू करवाने के लिए हम हाई कोर्ट जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करे, क्योंकि जो हाई कोर्ट की जो रिट्स इशू करने की पावर है वो आती है अंडर आर्टिकल 226, पर वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। बस ये तो कुछ नहीं है कि हाँ, हमारे जो कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू नहीं कर पाती है, पर वो भी उन वाले केसेस में रिट्स इशू नहीं कर पाएगी जो संविधान में मेंशन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे कभी कभी केसेस में फंडामेंटल राइट्स रिट्स जो है वो इशू नहीं कर पाती, वो भी उन वाले केसेस में जो संविधान ने मेंशन किए हुए, जैसे इमरजेंसी वाले केसेस में। ठीक है, इमरजेंसी वाले चैप्टर में आएंगे तो मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगी आपको, बस याद रखिएगा। बस वही है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने का, गारंटी करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है। ओके, तो कुछ नहीं, ओरिजिनल एंड वाइड पावर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो हैं हमारी रिट्स इशू करने की। ओरिजिनल का मीनिंग ये होता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना अपील के, कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ कुछ केसेस को लेके, उसमें रिट जो इशू करती है वो भी आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, कि भाई वो वाले केसेस जहां हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना अपील किए किसी भी नीचे वाले कोर्ट में। ठीक है, और वाइड ये होते हैं कि भाई काफ़ी पावर्स होती हैं। ठीक है, कि हमारे पूरे इंडिया का जो पार्ट है उसमें रिट्स इशू कर सकती है, कि मतलब पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हमारे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे मेरे फंडामेंटल राइट्स इशू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। पूरी इंडिया में कहीं भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनके खिलाफ उनको इन्फोर्स कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये है, इस पर लिखा भी हुआ है कि aggrieved person can directly go to the Supreme Court and wide because it is power is not restricted to issuing of orders or directions but also writs of all kinds, कि भाई पांचों की पांचों रिट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे जो अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं ना, तो हम अंडर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के अलावा अगर कोई और राइट हमारे वायलेट हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो वो वाले राइट्स जो हमारे पार्ट 3 में मेंशन नहीं है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं, तो हमारे सिर्फ वो वाले राइट्स जो फंडामेंटल है वो अगर हमारे वायलेट हो रहे हैं, वो उनका अगर उल्लंघन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो रिट इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स हो गए, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, के भाई जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है पर संविधान में मेंशन है, कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं कि जो लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि भाई हमारे ये वाले राइट वायलेट हो रहे हैं, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स या फिर कस्टमरी राइट्स के कुछ कस्टम्स हमारे जो होते हैं, रिचुअल्स कस्टम, उनमें जो राइट्स बने होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, अगर वो उल्लंघन होते हैं, उनका वायलेशन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के अंदर अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट के अलावा कोई और राइट वायलेट हो रहे हैं ना, तो हम जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हम फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तभी जाएंगे, बाकी और कोई राइट वायलेट हो रहे हैं तो हम जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। उन वाले केसेस में हमारे जो फंडामेंटल राइट के अलावा और भी कोई राइट जो वायलेट हो रहे हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी तब रिट इशू कर देगा, पर वो करेगा अंडर आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का फीचर नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है। बस ओके, कि भाई इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल नॉट एक्सक्लूसिव, कि भाई जो रिट
इशू करने का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का वो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और फिर हम सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, ये वाला जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये ओरिजिनल है कि भाई सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर एक्सक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक किसी बॉडी के पास वो राइट हो, नहीं, ओरिजिनल तो है। ये वाले वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं अच्छी तरह बताऊंगी, पर याद रखिएगा ओरिजिनल का मीनिंग क्या होता है कि सिर्फ हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है, नहीं, हाई कोर्ट के पास भी पावर है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। पर ज़्यादा फायदेमंद हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकते रिट इशू करने से, पर अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है मना कर सकती है रिट इशू करने से, ठीक है। अब हम आगे, मैंने 5 रिट्स बताए थे, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। आगे हम आने वाली स्लाइड्स में ये वाले जो रिट्स हैं अच्छी तरह पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 होती है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, और हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है रिट्स इशू करने की वो अंडर आर्टिकल 226। 5 रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट होते हैं तब हमारे रिट इशू कर सकते हैं, और हाई कोर्ट जो है वो कोई भी राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स तो होंगे ही तो भी कर सकते हैं, प्लस एनी अदर राइट, ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी जो है वो पावर दे सकता है कि रिट इशू करने के लिए, पर अब तक सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिट्स जो इशू करती है वो कौन कौन सी कोर्ट करती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर उससे नीचे कोर्ट जो है वो नहीं करती, सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में रिट्स जो इशू करने की पावर है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि भाई सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। वहीं हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तब तो कर ही सकती है, फिर बाकी और हमारे राइट्स जो वायलेट होते हैं तब भी कर सकती है, ठीक है। तो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो छोटा है हाई कोर्ट से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट होंगे तब करेगी, और हमारे हाई कोर्ट जो होंगे फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स, तो नैरो तो सुप्रीम कोर्ट का ही हो गया, ठीक है। हाँ, एक और है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू राइट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी रिट्स इशू कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय है तो वो कहीं भी रिट्स इशू कर सकती है, पर हमारी जो हाई कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ जुरिसडिक्शन, ठीक है। वही हमारी जो हाई कोर्ट के पास कुछ जुरिसडिक्शन होता है ना कि 2-3 स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, या फिर किसी एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, या फिर कुछ स्टेट और 2 स्टेट एक यूटी, या फिर कुछ स्टेट और यूटी का मिला के एक हाई कोर्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर रिट्स इशू कर सकती है, पर हाई कोर्ट से उन्हीं एरियाज में रिट इशू कर सकती है, उन्हीं स्टेट्स यूटीज़ में रिट इशू कर सकती है जहाँ तक उसका जुरिसडिक्शन है। क्या जैसे कि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक है चंडीगढ़, तो हमारा जो हमारी चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो रिट्स जो है वो इशू करेगी अगर पंजाब वाला रेजिडेंस या पंजाब का जो रेजिडेंस है वो जाता है, या फिर हरियाणा का रेजिडेंस जो जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही है, ठीक है। उसके ऑर्डर्स जो है वो पंजाब और हरियाणा तक ही मान्य है। तो हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो सिर्फ अपने जुरिसडिक्शन के अंदर रिट इशू कर सकती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी रिट इशू कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने का पर्पज है वो बड़ा है, वाइडर है देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करने का जो जुरिसडिक्शन है वो नैरो है, क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेकर इशू कर सकती है, पर जुरिसडिक्शन वाइडर है, लंबा है, कि मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी कर सकती है। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक थर्ड जो है वो भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिफ्यूज़ नहीं कर सकती रिट को इशू करने से क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर वो रिट जुरिसडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, कि हमारे आर्टिकल 32 के अंदर वो रिट्स जो है वो ऑर्डर करती हैं, और आर्टिकल 32 वो खुद फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती कि भाई कोई इंसान गया है अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। वहीं हमारा हाई कोर्ट जो है वो मना कर सकता है,
क्योंकि वो आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स जो है वो इशू करती हैं और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट में नहीं आता। ठीक है, हाई कोर्ट मना कर सकती है अपने रिट जुरिस्डिक्शन के लिए और वहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट है, वहीं हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन करने का आर्टिकल है वो आर्टिकल 226 जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, अब हमारे बच गई कि हमने जो 5 टाइप के रिट्स बताए थे उनका एक बार देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या मीनिंग है उनके। पहला है हैबियस कॉर्पस, एक तो इनके नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा यूनिक से। टू हैव द बॉडी ऑफ, इनका मीनिंग और साथ में लिख लीजिएगा, टू हैव द बॉडी ऑफ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन को डिटेन कर लिया ना तो उसको जो है कोर्ट के सामने लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए पुलिस ने किसी भी पर्सन को डिटेन कर लिया तो ये नहीं है कि वो सीधा अपनी जेल में बंद कर देगी, नहीं, उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने पेशी होगी, फिर आगे देखते हैं, आगे प्रोसीजर जो कोर्ट जो बताएगी वो करेंगे। ठीक है, यूँ नहीं कि सीधा जेल में डाल देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी कि लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन की लीगल तरीके से डिटेन किया है या नहीं किया है, डिटेन किया क्यों है। अगर पर्सन का जो डिटेन है वो इलीगल है कि उसको गलत तरीके से डिटेन किया या फिर उसको नहीं करना चाहिए था तो वो उसको छोड़ भी देती है। ठीक है, मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ का मीनिंग, बेसिक मीनिंग ये कि कोर्ट के सामने पेशी करनी पड़ेगी उसकी। हैबियस कॉर्पस का ये होता है। हाँ, ये हम पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट दोनों के खिलाफ इशू हो सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस किस के लिए, पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और हाँ, ये इशू नहीं होगा तब डिटेन लॉफुल है कि भाई सही तरीके से डिटेन किया है, लॉ के तहत डिटेन किया है, तो ये वाला हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा। और या फिर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन किया या फिर कोर्ट की इंसल्ट किया या फिर संसद के किसी भी आदेश का उल्लंघन किया या फिर संसद के की जो है वो इंसल्ट किया, तब नहीं होगा। या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर हो, जैसे हाई कोर्ट में जो है मैंने बताया था कि पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होता है, तो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा तो वो कैसे रिट इशू करेगी। अब बात है मैंडेमस। पहला हो गया हैबियस कॉर्पस, सेकंड हो गया मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग होता है वी कमांड। ठीक है, कि भाई कोर्ट जो है वो कमांड देती है अपने से किसी भी कॉरपोरेशन को, अपने से इंफीरियर या फिर लोअर कोर्ट को, कि भाई अपना जो वो काम है ढंग से करे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैंडेमस का मीनिंग हो गया कमांड देगी हमारी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अपनी किसी भी पब्लिक बॉडी को हो गया, अपनी जो गवर्नमेंटल बॉडीज होती है, कोई भी कॉर्पोरेशन हो गया, फिर अपने से लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को या फिर गवर्नमेंट को, कि भाई अपनी जो ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी है, वो अच्छी तरह परफॉर्म करें। हाँ, ये वाला प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं हो सके, जैसे हमारा हैबियस कॉर्पस प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ हो सकता था, ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं के खिलाफ नहीं हो सकता। और ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नर के खिलाफ भी नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। सीजीआई के खिलाफ, जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ ही इशू नहीं हो सकता तो सीजीआई के खिलाफ तो कहाँ इशू होगा। अब आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग तो सिंपल सा है, फॉरबिड, किसी को प्रोहिबिट करना, किसी को मना करना। इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, कि भाई जो हमारे हायर कोर्ट्स होते हैं ना, हायर कोर्ट्स जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो अपने से लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को जो है वो प्रोहिबिट करते हैं, प्रिवेंट कर दे कि अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर काम ना करें, अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड ना करें, अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ही काम करें। ठीक है, कि भाई सिर्फ अपने जुरिस्डिक्शन में काम करें, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने का काम ना करें। क्योंकि अगर हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपने जुरिस्डिक्शन को, भाई जितना उनका दायरा है काम करने का, जितना उनके दायरा है अपने ऑर्डर्स देने का, उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगी तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म।
कि भाई हाई कोर्ट जो होती हैं वो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जो केस है वो हमारे अंडर ले आइए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ABC कोई भी, या फिर हाई कोर्ट में ABC कोई भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई वो वाली लोअर कोर्ट जो है या फिर कोई ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट अपना केस ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है, इसकी प्रोसीडिंग्स ढंग से नहीं कर पा रही है, तो वो ऑर्डर कर सकती है लोअर कोर्ट्स को कि आप ये वाला केस जो है हमारे अंडर ले आइए, हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद इन द लेटर और टू सेल्फ और क्वैश द ऑर्डर ऑफ लेटर इन केस, कि भाई एक तो ये तो है ही कि अब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती हैं कि जो ये पर्टिकुलर केस जो है वो हमें दे दीजिए, या फिर जो लोअर कोर्ट्स ने उस पर्टिकुलर केस को लेके ऑर्डर दिए हैं उनको स्क्वैश करने का मतलब खारिज करने का काम कर सकती है सर्टियोररी। इनके मीनिंग आप समझ लेंगे तो आपको आधा तो अपने आप ही याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्या क्या जो है वो काम कर सकती है। अब हमारा आता है ओके सर्टियोररी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी इशू हो सकता है। अब हमारा लास्ट आता है, इसमें बस एक तो इनका मीनिंग याद रखिएगा और थोड़ा देख लीजिए कौन सी हमारी अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू हो सकता है। ठीक है। क्यो वारंटो, कि बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, कि भाई कोर्ट जो है वो इंक्वायरी कर सकती है लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, कि भाई किसी भी पर्सन ने अगर किसी भी पब्लिक ऑफिस या फिर किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो काम कर रहा है तो इंक्वायरी कर सकते हैं आपके पास वो अथॉरिटी है, किन कंडीशंस पे आप काम कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं इस वाली जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, इस वाली जो पब्लिक ऑफिस को हैंडल करने के लिए। ठीक है। कि भाई अगर सुप्रीम कोई पर्सन जाता है, अपने फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक गारंटी जो है वो पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, कि जिस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो हैं, जिस पब्लिक ऑफिस को वो हैंडल कर रहे हैं वो उसके लायक भी है या नहीं है। हाँ सिर्फ ये देखिएगा कि क्वा वारंटो सिर्फ पब्लिक ऑफिस वाले केस में यूज हो सकता है, प्राइवेट में नहीं हो सकता है। सिर्फ पब्लिक ऑफिस या फिर जो परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन, की सिर्फ वो वाली एम्प्लॉयमेंट्स, वो वाले ऑफिस जो परमानेंट होते हैं, जिसको या तो किसी लॉ के तहत बनाया गया है हमारी सरकार ने या फिर संविधान ने खुद बनाया है। प्राइवेट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ नहीं हो सकता, कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं हमारा, ठीक है, कोई भी मतलब प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो उसका वो अपने बॉस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा कि आप लीगैलिटी चेक करिए कि किस हक से ये बैठा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सिर्फ पब्लिक जो ऑफिस है उनको लेके, या फिर जो हमारी लॉ के तहत बनाएगा या फिर संविधान में। ये हमारे जो ऊपर वाले 4 राइट्स हैं, जैसे कि हमारे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ वो वाले लोग जा सकते हैं इन वाले रिट के तहत जो विक्टिम हो, जिनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हुए हो। एग्रीव्ड का मीनिंग यही होता है। पर हाँ हमारा जो ये वाला लास्ट वाला रिट जुरिस्डिक्शन है या फिर रिट है ये वाला क्यो वारंटो, ये एक सिंपल जो किसी को जानने का क्यूरोसिटी हो रही हो कि भाई ये लीगैलिटी क्लेम बंदा, पर्टिकुलर बंदा लीगैलिटी क्लेम कर सकता है इस वाले ऑफिस की, वो भी कर सकता है। ठीक है। ये जरूर नहीं है कि उसका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा हो क्यो वारंटो में। पर ऊपर वाले 4 रिट्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होने चाहिए, विक्टिम ही जा सकता है। पर इसमें कोई ज़रूर नहीं है विक्टिम ही जाए, कोई सिंपल पर्सन या फिर किसी को जानना हो कि भाई इंटरेस्टेड पर्सन को इंटरेस्टेड हो कि भाई उस पर्टिकुलर बंदे की लीगैलिटी जानने में, तो वो जा सकता है। ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है आज ख़त्म होता है। 5-6 क्लासेस लग गई इसको, पर वर्थ है ये 5-6 क्लासेस, क्योंकि एक एक फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आज पूरे होते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दैट इज़ अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।